एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। मान लीजिए ये कार a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है और इसके ऊपर एक पेंडुलम, यानी आप अपने सभी कोई अपने कार में टार्जन लगा हुआ देखे होंगे। तो मान लीजिए आप ये भी गौर किए होंगे कि जब कार चलती है तो टार्जन ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब कार स्पीड पकड़ लेती है, अपना उसका एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उस टार्जन का भी स्पीड और ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कैसे? कभी कभी तो वो टार्जन एक राउंड मार के भी घूम लेता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्रिक्स में। आज हम लोग ऑसिलेशन लेक्चर 5 में पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम, अबाउट सिंपल पेंडुलम। तो आप सभी ने बचपन में देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम का वैल्यू जो होता है, यानी सिंपल पेंडुलम का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और ये होता है इसका मेटालिक बॉब, और मेटालिक बॉब जो होती है ना, वो एक इस तरह का मोशन करती है, इस तरह का मोशन करती है। तो ये इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। लेकिन अब दिमाग में ये चीज़ आता है कि जब हमें ये कहा जाता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक एसएचएम मोशन को पॉजिस करती है, क्योंकि अपने पॉइंट को वो टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी पोजीशन पे, टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो अगर ये मूव कर रही है तो फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि अगर कोई बॉडी एसएचएम पॉजिस कर रही है तो एसएचएम पॉजिस करने की वजह से उसका मोशन तो लीनियर होना चाहिए, क्योंकि अगर लीनियर नहीं होगा तो वो एसएचएम हो ही नहीं सकता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाते हैं, क्या अगर ये सर्कुलर पाथ है और अगर हम इस सर्कुलर पाथ के एक छोटे से पार्ट को कट कर लें तो वो पाथ हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि एक लीनियर शो होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम के पाथ को, जो कि कर्वीलिनियर शो किया जाता है, अगर उसके पाथ को हम हल्का सा छोटा सा कट, यानी इतना अगर हम एंगल लेंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसका एंगल बहुत ही कम हो जाए, यानी यहाँ, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई है किस चीज़ के लिए? एसएचएम के लिए, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यानी क्या हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी टर्म को रिलेट करने के लिए हमारा थीटा जो है, थीटा शुड भी क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी वेरी स्मॉल होना चाहिए। और अगर थीटा शुड बी वेरी स्मॉल होने के बाद अगर थीटा मेरा स्मॉल हो गया तो जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, दैट साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। यानी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा थीटा में, यानी साइन थीटा विल बी रिड्यूसेस टू थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एंगल मेरा बहुत छोटा हो जाए तो सबसे पहला तो सिंपल पेंडुलम में हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहला कंडीशन क्या है? थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल होना चाहिए। और अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थीटा में। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को अब सिंपल पेंडुलम में करना क्या है। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पेज। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा। तो आते हैं सिंपल पेंडुलम के मैथमेटिकल टर्म को। तो इसको बनाने के पहले हम लोगों को सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो डायग्राम अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेट मी यूज रेड पेन। तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम, और हमको इसको हल्का सा ट्विस्ट देना है लाइक दिस, और ये अब ऑसिलेशन कुछ इस तरीके का इसका ऑसिलेशन होगा लाइक दिस। तो अब ये जब मोशन अपना करेगी तो अब हमको किसी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंट ऑफ टाइम ही कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो नहीं बोल सकते, कि इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम अब इसके मास को रिजॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग वेट को रिजोल्यूशन करते थे। तो यानी अगर ये थीटा हो गया और ये हमारा, दैट इज साफ साफ दिख रहा है कि ये अगर मेरा हो गया एल, और ये इसका स्ट्रेचिंग हो गया दैट इज एक्स, तो ये थीटा, ये एल एंड ये एक्स, जो कि एक आर्क की तरह दिख रहा है, और ये एल आपका रेडियस है, क्योंकि ये फुल कंप्लीट रोटेशन जब करेगी तो ये एल इसका रेडियस हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन अगर ये रेडियस हो गया तो आर्क का वैल्यू हो गया एक्स और रेडियस का वैल्यू हो गया एल। तो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? एक्स अपॉन एल, यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ये आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, और एक्स यहाँ पे क्या है? स्ट्रेच है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मेटेलिक बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक्स क्या है हमारा? यहाँ पे ये एक्स है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटेलिक बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी इसके मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हमारे पास x आ चुका है तो अब इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल है, अब हम लोग क्लास 11 के ही फ्रिक्शंस में, फ्रिक्शन चैप्टर में
बहुत सारा चीज़ इस तरह का रिलेट किया हुआ था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारा, कि लेटेस्ट कंसीडर कि ये मान लीजिए हमारा मेटेलिक बॉब है और ये हल्का सा ट्विस्ट होकर के यहाँ पे आ गई है। तो यानी जब ये रोटेशन इस तरह, तो इसका वेट mg वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये कंडीशन हमारा जो होगा, अब इसका ये अगर थीटा है तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो mg तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और ये मोशन जो इसका कर्विलिनियर टाइप था और इस साइड क्या लग जाएगी, दैट इज mg sin थीटा। यानी आपको थोड़ा थोड़ा ये क्लियर हो रहा होगा कि, और इधर से इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आप लिख सकते हैं ऐसे, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई कंडीशन अप्लाई हमको करना नहीं है। तो फिर से हम लोग देखते हैं ये क्या चीज़ था, दैट इज mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और फिर इसके रिजोल्यूशन से थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल थीटा हो गई। तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, और ये हो गया हमारा ये जो कि तो हल्का 90 टाइप होगा, तो ये हो गया mg sin थीटा। तो यानी अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हो गया इसका mg cos थीटा, और इस साइड इस पे लग रही है mg sin थीटा। तो अब हमें ये बताइए आप कि अगर ये मेटेलिक बॉब अपनी मीन पोजीशन पे फिर से ऑसिलेट करके आ रही है, तो वो किसकी वजह से होगा, mg sin थीटा की वजह से या mg cos थीटा की वजह से? सोच के बताइए। जाहिर सी बात है वो mg sin थीटा की वजह से होगा। यानी अब अगर हम डिस्कस कर ले कि अगर ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोजेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स इसका भी तो जनरेट होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके पास है, जिसकी वजह से ही कोई बॉडी मीन पोजीशन में आता है, तो क्या हम बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में कि सिंपल पेंडुलम के केस में mg sin थीटा ही एक ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स है, mg sin थीटा ही एक ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से जो मेटालिक बॉब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मेटालिक बॉब जो है वो आ रही है रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन पे रिटर्न होकर के आ रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो गया, mg sin थीटा के इक्वल हो गया। तो यानी अब अगर हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा के लेते चले, तो देखते हैं कि अब हम लोग इससे क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हमको कैसे डील करना है इसके साथ। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लाइक दैट, क्योंकि इसका डायरेक्शन जिधर से बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, जो ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट उसके नेगेटिव है, तो F इक्वल टू हो गया माइनस mg sin थीटा। एंड सिमिलरली रीस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट है इस मेटेलिक बॉब से, ये मेटेलिक बॉब यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इसका रीस्टोरिंग कैरेक्टर हो जाएगा माइनस के एक्स। तो ये भी रीस्टोरिंग का कैरेक्टर, ये भी रीस्टोरिंग कैरेक्टर, यानी हम कह सकते हैं दैट इज mg sin थीटा विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा mg sin थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स। तो यानी यहाँ से हम ये कर सकते हैं ना, अब पहला कंडीशन सिंपल पेंडुलम का क्या था, पहला कंडीशन था कि थीटा शुड बी, यानी अब आपको शुड भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना, अब आपको लिखना है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा के वेरी स्मॉल हो जाने की वजह से ये जो साइन थीटा है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, वो रिड्यूस हो जाएगा थीटा में। तो ऊपर का टर्म जो इक्वेशन ए है वो हो जाएगा हमारा mg थीटा इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज, चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज mg थीटा इक्वल टू के एक्स। तो आर का अभी हम लोगों ने थीटा का वैल्यू डिस्कस किया था, दैट इज mg, थीटा की जगह पे हो जाएगा x अपॉन एल, और ये हो जाएगा के एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा k का वैल्यू mg अपॉन एल। तो ये आ गया हमारा किस चीज का वैल्यू, ये आ गया हमारा k का वैल्यू। k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया mg अपॉन एल। अब आते हैं, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी इस पूरे ऑसिलेशन का एक फैक्टर हो गया दैट इज के। अब हमें निकालना है इस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम और इसका फ्रीक्वेंसी का पार्ट। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के, m अपॉन के होता है। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई, एंड m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m तो रहने देंगे, और k के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, दैट इज mg अपॉन l।
यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, तो टी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2 पाई, और ये हो जाएगा रूट अंडर, और ये हो जाएगा एल अपॉन जी, यानी ये हो गया हमारा टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू हमारे पास आ गया दैट इज कितना, इसको सॉल्व करने से टी का वैल्यू आ गया हमारे पास दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हम लोगों ने साइन थीटा के वैल्यू को रिड्यूस करके थीटा की जगह पे लाया, जो कि ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। और उस कंडीशन में हम लोगों ने थीटा का वैल्यू क्या पुट किया, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, जिसका वैल्यू कितना था हमारे पास x अपॉन एल। तो ये आ गया हमारा रिलेशन टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का अगर रिलेशन आ गया तो फ्रीक्वेंसी का कंडीशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा g अपॉन एल। तो ये कंडीशन हो गया सिंपल पेंडुलम का, जिसका वैल्यू हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर जी अपॉन एल। तो ये सारे कंडीशंस हो गए हम मेरे पास सिंपल पेंडुलम के। तो अब सिंपल पेंडुलम में बहुत तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है जेई मेंस एंड नीट के एग्जाम में। तो जेई मेंस और नीट के एग्जाम में अगर आपको सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आपके कुछ कंडीशंस याद करने पड़ेंगे सिंपल पेंडुलम के। तो वो कंडीशंस क्या क्या है देख लीजिए। तो कंडीशंस यानी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंपटीशन पार्ट, जो कि आपसे सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन अगर पूछेगी नीट या जेई तो वो यहाँ से पूछेगी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये है, दैट इज कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम किसी इंक्लाइंड प्लेन थीटा से गिरती है, यानी इस तरफ, यानी मान लीजिए कि एक आदमी है इस इंक्लाइंड प्लेन से अपना गाड़ी लेके आ रहा है और उसके गाड़ी में सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, यानी यहाँ पे सिंपल पेंडुलम ऐसे करके वो लेके आ रहा है। तो आपको बताना है कि अगर ये थीटा इंक्लाइंड सरफेस है तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम का क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंडीशन सबको पता है, टी इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई एल अपॉन, क्योंकि इसके जी में भी 2 कंपोनेंट लग जाएंगे तो वो हो जाएगा जी कॉस थीटा। एकदम इसको भूलना नहीं है कि जब भी कोई बॉडी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉस 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और एक पेंडुलम है जिसका लेंथ जो है 5 मीटर है मान लीजिए, और आपसे पूछा कि बताइए इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 पाई ले लेना है, एल का वैल्यू 5 हो जाएगा, जी का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, 2 5 जा 5 5 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 3.14, दैट इज 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 6.2 सेकेंड का टाइम ऑफ ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको 6.28 सेकेंड का टाइम लगेगा। यानी ये कब कंडीशन प्रूव हुआ, यानी आप तो थीटा का कंडीशन तो पढ़े ही नहीं थे, वहां तो एल अपॉन जी था, एंगल तो था ही नहीं। तो अगर आप कंडीशन नहीं पढ़ के जाइएगा, बस ऐसे ही उठा के चल मतलब बस थ्योरी पे चले जाइएगा तो फिर आप न्यूमेरिकल में फंस जाइएगा। तो सबसे पहला कंडीशन होप आपको समझ में आ गया, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी कॉस थीटा। अब इसी कंडीशंस को लेते हुए हम लोग इसका कंडीशन नंबर 2 सीखते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, तो कंडीशन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर मान लीजिए हम इंक्लाइंड सरफेस को कुछ ऐसा कर दें, यानी अगर मेरा इंक्लिनेशन हम 90 डिग्री से ही ये बॉडी आ रही है, मतलब बॉडी अब ऐसे आ रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो ये किसका कंडीशन है, ये है फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल होने की वजह से ये जो कंडीशन है, यहां से आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से मिल जाएगा, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, और कॉस थीटा के जगह पे हो जाएगा कॉस 90 जीरो, पूरा टर्म जीरो, तो t इक्वल टू हो गया 2 पाई इंटू इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू होता है 0। यानी इसे क्या समझ में आया जरा आप सोचिए, इसमें ये समझ में आया कि बॉडी फ्रीक्वेंसी 0, यानी बॉडी ऑसिलेट करेगी ही नहीं, यानी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, वो सीधा नीचे गिरेगा। यानी अगर कोई आदमी बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर के, बुर्ज खलीफा मान लीजिए यहाँ पे और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो अगर ये सिंपल पेंडुलम हाथ में लेके जो कि ऐसे ऐसे झूल रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा के कूदता है, तो ड्यूरिंग जंपिंग, यानी ये जो
जंप करने के दौरान ये जो फेनोमेना, या मान लीजिए ये जो पूरा हाइट ये कवर करेगी, उस कंडीशन में उस पूरे फेनोमेना में उसका पेंडुलम हिलेगा ही नहीं, वो सीधा नीचे गिरेगा, यानी पेंडुलम हिलेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब वो बॉडी सीधा चल रही है, वो ऑसिलेट ही नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 1। एंड कंडीशन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कह सकता हूं फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन से पूछती है। तो फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्या फार्मूला होगा, दैट इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन, और ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और फ्री फॉल के केस में, अगर कोई भी पेंडुलम फ्री फॉल के केस में आती है तो वहां जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 0 हर्ट्ज, और टाइम कितना लगेगा उसको, इनफाइनाइट। तो ये दो कंडीशंस थे। अब आते हैं तीसरे कंडीशन में। तो चलिए कंडीशन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 3 ये है कि मान लीजिए ये कोई कार है और इस कार में हम बैठे हुए हैं। आपने हर कोई अपने कार में लगा हुआ टार्जन को तो जरूर नोटिस किया होगा। तो ये कार क्या करती है, जब आप ये देखे होंगे कि जब हमारा ड्राइवर या आगे बैठा हुआ ड्राइवर जब गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाता है तो ये टार्जन का मोशन भी बहुत स्पीड हो जाता है। कभी कभी तो ये टार्जन एक रोटेशन भी मार देता है। और जब ये कार धीरे होता है तो टार्जन भी धीरे हो जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये टाइम ऑफ ऑसिलेशन पे ही है। यानी जब कोई बॉडी अपने एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ती है और जी तो हमारा अपरेंट नीचे लगेगा ही, तो दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये टेल टू टेल कनेक्टेड होंगे तो इनका एक अपरेंट ग्रेविटी निकलेगा जो कि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो जी से ज़्यादा की। जैसे नेचुरल टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो होता है हमारा, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है। तो बॉडी के एक्सेलरेशन की वजह से वही टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि g इंक्रीजेज। तो g का वैल्यू जैसे इंक्रीज हुआ तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टाइम का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो टार्जन फास्ट मूविंग करने लगेगा, यानी उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशन नंबर 3। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 हमारा क्या है, दैट इज कंडीशन नंबर 4 इज वेरी सिंपल। कंडीशन नंबर 4 आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। कंडीशन नंबर 4 ये है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हैं या खड़े हैं, लिफ्ट में तो नॉर्मली लोग खड़े ही रहते हैं। तो लिफ्ट में अगर हम खड़े हैं और मेरे हाथ में एक सिंपल पेंडुलम है, यानी एक मेटल बॉब ऐसे करके टांगा हुआ है, और ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, ये पहला कंडीशन, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एंड कंडीशन नंबर 5 ये है, कंडीशन नंबर 5 है कि अगर सेम लिफ्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, सॉरी अगेन, तो अब इसमें कोई आदमी खड़ा है या हम खड़े हैं और मेरे हाथ में फिर से वही सिंपल पेंडुलम है, और अब ये लिफ्ट एक्सेलरेटिंग कर रही है डाउनवर्ड। तो दोनों के केसेस में क्या होंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि जब ये नीचे आएगी तो इसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन होगा ना अपरेंट ग्रेविटी का, वो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी माइनस ए। और इसी वजह से आप सोच सकते हैं कि जब वो फ्री फॉल के केस में आएगी तो फिर वही चीज़ जी हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा टाइम। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और जब ये यही लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड, तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी प्लस ए। तो इसको समझते हैं, यानी जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड, तो एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। जी इंक्रीज होगा, टी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी यहाँ पे आपका पेंडुलम ज़्यादा स्पीड हिलने लगेगा। एंड कमिंग टू द दिस वन व्हेन एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो आप देख सकते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, जिससे टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, जी डिक्रीज, टी इंक्रीज, और टी अगर इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी यहाँ पे सिंपल पेंडुलम जो है, ये सिंपल पेंडुलम धीरे धीरे मूव करेगी। और अगर आपका ये मान लीजिए लिफ्ट टूट जाता है तो ये फ्री फॉल के केस में आ जाएगा, तो फ्री फॉल वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, जी माइनस जी जीरो, टी इनफाइनाइट, तो फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो। तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, आप सीधा आपका पेंडुलम भी सीधा गिरेगा नीचे और आप भी नीचे सीधा गिरिएगा। तो होप आपको ये 5 के पांचों कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप ये 5 कंडीशंस अच्छे से क्लियर होता है ना, तो बस आप समझ सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि आप नीट और जेईई का क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या था, कंडीशन नंबर 1 ये है
कि कंडीशन नंबर 1 पे अगर आप आइएगा तो सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या था कि कंडीशन नंबर ये 1 बोलता था कि जब इंक्लाइंड प्लेन से कोई सिंपल पेंडुलम अपना आएगी थीटा इंक्लिनेशन से तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी कॉस थीटा। बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने फ्री फॉल का केस लिया था कि यहाँ पे t का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, जिससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी बॉडी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, वो सीधा गिरेगा। तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन ये था कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन भी हो, जैसे कार चल रहा हो और उसमें लगा हुआ एक सिंपल पेंडुलम टांगा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका मतलब होता है कि ऐसे केसेस में अपनी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिससे t की वैल्यू बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ नंबर, जब कोई लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड, सेम चीज़ है, आपको ये याद रखना है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा। एंड 5 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो एक्सेलरेट जब वो अपवर्ड करेगी तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, हमारा t का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी प्लस ए, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे g इंक्रीज कर रहा है तो t डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, g डिक्रीज हो रहा है तो t इंक्रीज होगा, जिससे म्यू डिक्रीज करेगी। तो ये सारे कंडीशंस अगर आप सिंपल पेंडुलम का सीख लिए तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए, आप सभी को उम्मीद करते हैं ये सिंपल पेंडुलम टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे सारे चैप्टर्स के। तो चलिए, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।